वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो चैप्टर नंबर 16 के जो MCQs हैं उन MCQs को सॉल्व करेंगे। और इन MCQs की ख़ास बात ये होगी कि हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स में से किस किस्म के जो MCQs बन सकते हैं, उन MCQs को भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस द एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड टू अमाइंस। अब इसका तो सिंपल सा जवाब है, ये हम आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर्स का है। तो इसमें टिन और जो HCl है वो आमतौर पर नाइट्रो कंपाउंड्स को अमाइन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम टिन और HCl को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो मेटा डायरेक्टर क्या होता है। मेटा डायरेक्टर बुनियादी तौर पर ये होते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर ये बेंजीन है और इसके ऊपर NH2 ग्रुप अटैच है। जब आप इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो अब ये जो आने वाला ग्रुप होगा, ठीक है, वो बेंजीन की कौन सी पोजीशन पे जाएगा। ये जो पहली पोजीशन है इसको हम कहते हैं ऑर्थो, इसके बाद वाली जो है इसको हम कहते हैं पैरा, और ये वाली जो है इसको हम कहते हैं मेटा। तो कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो की पोजीशन में भेजते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पैरा की पोजीशन में भेजते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मेटा की पोजीशन पे हम भेजते हैं। अब सवाल यह है कि हमें कैसे याद रहे कि कौन से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होते हैं और कौन से जो हैं वो मेटा डायरेक्टर होते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा एक रूल याद रखें कि कोई भी ऐसा ग्रुप उस ग्रुप का एटम हो, यानी कोई एटम हो, या उस ग्रुप का कोई एक एटम बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है। ठीक है, जैसे अभी NH2 है, अब NH2 के अंदर जो डायरेक्टली अटैच है वो नाइट्रोजन है, और जो नाइट्रोजन है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके ऊपर जो बेंजीन से अटैच हों और उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उनको हम कहते हैं कि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। इसी तरह से आप ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर अटैच है। अब यहाँ पर देखें कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ऑक्सीजन के मुकाबले में, तो कार्बन के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव है। तो ये निशानी हमेशा याद रखें, बेंजीन के साथ अगर कोई ऐसा एटम अटैच है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो आने वाले ग्रुप को जो है वो ऑर्थो एंड पैरा की पोजीशन पर जो है भेजेगा, और अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो जो है वो मेटा की पोजीशन पे भेजेगा। अब आप यहाँ पर देख लें, अगर हम इसमें देखें तो हमें नज़र आएगा कि जो ऑक्सीजन है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सारी सी बात है, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्ट है। CH3, अब CH3 में देख लें कि कार्बन है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो अब यहाँ पर आपने देखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन है। तो हाइड्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये भी आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होगा। अब यहाँ पर इसमें देखें, नाइट्रो ग्रुप में देखें तो यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ नाइट्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन है। तो अब ये जो नाइट्रो ग्रुप होगा वो आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर नहीं होगा बल्कि ये मेटा डायरेक्टर होगा। तो स्टूडेंट अब जितने भी हैं, जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है एल्डिहाइड ग्रुप है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज है तो ये मेटा डायरेक्टर होगा। ये कार्बन है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो सिंपल सा ये रूल ये बना कि वो एटम जो बेंजीन के साथ अटैच हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर कहलाएंगे, और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो मेटा डायरेक्टर कहलाएंगे। और पॉजिटिव चार्ज मालूम करने का तरीका क्या है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव और जो कम है उस पर क्या होगा, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर जो है वो अब आप देख लीजिए, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें अब आप देखिए तो इसमें सिंपल सा आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो नाइट्रोजन इस पर नेगेटिव है तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होगा, ये नेगेटिव है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होगा। O है ये डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन के साथ, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होगा। अब बाकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसको भी हमने देखा है तो इसको हमने देखने में देख लिया कि ये मेटा डायरेक्टर है, तो इसका आंसर जो है हमारा क्या है, C है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है बेंजोइक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। अब देखें, बेंजोइक एसिड सिंपल सा कंपाउंड है और बेंजोइक एसिड में होता ये है कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर
कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमेशा याद रखें, अगर आपने बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अटैच करना है तो आपको उसकी ऑक्सीडेशन करानी होगी और KMnO4 के साथ उसको रिएक्ट करवाना पड़ेगा, और उसके साथ यहाँ पर कोई ना कोई एक जो है वो अल्काइल चेन यहाँ पर अटैच होना चाहिए। अगर अल्काइल चेन है तो वो जो अल्काइल चेन है वो इसको कन्वर्ट कर देगी, यानी जब भी KMnO4 बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी बेंजीन के रिंग के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये कार्बन है, ये कार्बन आपका कार्बोनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जाहिर बात है हमें क्या चाहिए, टॉलिन चाहिए। तो इसमें आंसर देख लें, तो टॉलिन के ज़रिए जो है वो हम इसको, अब देखें बेंजीन में तो ऑक्सीडेशन हो ही सकती है, अब मेटाजाइलिन है तो जाहिर बात है इस पर भी नहीं हो सकती, पीजाइलिन, तो सिर्फ टॉलिन ही है जिसके ज़रिए अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो ये आपके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद है 4 में इस पूछा गया है कि आप जो है इसका नाम बता दें। अब इस कंपाउंड को भी देख लेते हैं। अब देखें कंपाउंड के नेमिंग की तरफ जाएंगे, देयर आर 2 ऑप्शंस कि आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें या फिर नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करें। तो प्रेफरेंस हमारी सिंपल सी ये होती है कि हम जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है वहाँ से हम उसको प्रेफर करें। तो ये होगा 1 पेंटीन, 1 आ गया, 1 पोजीशन आ गई। फिर इसके बाद पेरेंट चेन आ गई, पेरेंट चेन के बाद जो है वो क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ईन आ गया, और आखिर में फिर हम जो है वो 4 आइन। और दूसरा तरीका इसका ये होता है कि हम ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो पेरेंट चेन के बाद भी लिख सकते हैं और पेरेंट चेन से पहले भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अब इसमें देख लें 1 पेंटीन कहाँ पर है, पेंटीन ये देख लीजिए 7 और 4 आयन, ये हमारा जो है वो जवाब है, ठीक है। ए हमारा इसके अंदर जवाब है, ठीक है। अब इसके बाद सॉरी ये इसमें ये है पेंट 5 आइन, इसमें हम देख लेते हैं मैंने क्या किया, 1 2 3 4, ये 4 पर आ रहा है, और इसमें जो है वो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 4 आइन होगा इसका, 4 आइन देख लें यहाँ पर है, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, कंपाउंड एन ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटीन आर बेस्ट कंसीडर्ड एज। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एन ब्यूटेन के बारे में पता है कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है ये स्ट्रेट चेन कार्बन है, और आइसोब्यूटीन में आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो ये कार्बन जो है वो आपका ब्रांच चेन के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब इसके अंदर सवाल ये है कि इसके अंदर ये जो है वो कौन सा हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में याद रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में जो दोनों के दोनों कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर 2 मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है, 2 मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शनल ग्रुप होंगे। लेकिन यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ दोनों के फंक्शनल ग्रुप सेम है, यहाँ ईन है और ये ईन है। अच्छा, इसके बाद अब देखिए पोजीशनल आइसोमेरिज्म में ये होता है कि जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो इसमें भी पहली पोजीशन है कार्बन की और यहाँ पर भी पहली पोजीशन है। अब बाकी रह गया चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में ये होता है कि वहाँ पर जो बेसिक कार्बन का स्केलेटन है, यानी कार्बन की जो कार्बन के एटम की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। यानी अगर आप देखें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में देखें तो वहाँ पर कार्बन के एटम की अरेंजमेंट सेम होती है, ठीक है। पोजीशनल आइसोमेरिज्म में देखेंगे वहाँ सेम होती है, लेकिन जो चेन आइसोमेरिज्म है उनमें कार्बन के एटम की अरेंजमेंट हमारी डिफरेंट होती है। तो अब इसका देख लें, इसका जो बेस्ट आंसर है वो यही है कि हमारे पास जो चेन आइसोमेरिज्म। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विथ HBr ओबेइंग द मार्कोनिकफ रूल। अब देखिए मार्कोनिकफ रूल फॉलो करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मार्कोनिक रूल इज़ अप्लाइड टू दोज कंपाउंड विच आर अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जहाँ पर दोनों कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एटम की तादाद सेम ना हो। अब देखें ये है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम है। अब यहाँ पर देखें इस कंपाउंड में देखें, इस कार्बन पर भी 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी 1 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिकल है। इसमें देखें यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन है। तो अब यहाँ पर देख लें ये हमारा अनसिमेट्रिकल है कि यहाँ पर जो है वो 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो है वो 2 अल्काइल यहाँ पर अटैच है।
तो हमेशा याद रखें मार्कोनिकॉफ रूल इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये जब भी आपका अप्लाई होता है। तो अब देख लीजिएगा इसका बेस्ट आंसर है बी। ठीक है, अब इसके बाद 7 है। 7 में देख लें। 7 में देखें कि इनमें से बतानी जो अंडरलाइन है इसमें बता दीजिए कि हमारे पास कौन सा जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में याद रखें, दोज कंपाउंड विच कंटेन डबल बॉन्ड दे आर sp2 हाइब्रिडाइज और दोज कंपाउंड विच कंटेन सिंगल बॉन्ड आर sp3 हाइब्रिडाइज। तो अब यहाँ पर देखें ये अंडरलाइन कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड है तो ये जाहिर सी बात है sp2 होगा। ये कार्बन है, इसके साथ जो है वो डबल बॉन्ड है तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है तो डेफिनेटली ये भी आपका जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। लेकिन ये कार्बन जो है इसके साथ जो है दोनों जगह जो है वो सिंगल बॉन्ड अटैच है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है इसमें आप देखेंगे कि ये तो जाहिर बात है sp3 होगा, लेकिन हमें इनसे पूछा नहीं गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, टोटल नंबर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेंजीन इज। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का क्या मतलब है। अब जैसे ये बेंजीन है, ये पहला है अटैच है तो अगर यहाँ पर Br अटैच है तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो एक कंपाउंड तो ये हो गया, दूसरा आपका Br यहाँ पर अटैच है तो ये डाई सब्स्टिट्यूट हो गया, और तीसरा यहाँ पर अटैच है तो ये आपके। अगर यहाँ पर भी अटैच होता, यानी अगर मैं इसको यूँ कहता कि ये ऐसे है तो इसमें ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों सेम है। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन की हमेशा जो है वो 3 ही होती हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया स्टूडेंट। इसके बाद अब हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट है द एसिड विच इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन बेंजीन इज़ ऑक्सीडाइज। अब याद रखिएगा कि बेंजीन की जब हम ऑक्सीडेशन हमने देखी थी तो बेंजीन के ऑक्सीडेशन में हमने देखा था कि बेंजीन है, इसकी जो है वो ये 2 कार्बन जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाते हैं, और बाकी ये जो कार्बन है ये कार्बन है ये कार्बन है ये एज इट इज़ रहते हैं। ठीक है, और इनके साथ क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है तो एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, और ये दोनों के दोनों कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं तो इसको हम कहते हैं मैलिक। मैलिक जो है वो एसिड यहाँ पर जो है वो हमारा बनता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा जो था सिंपल सा था। तो इसमें याद रखिएगा बेंजीन की जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो बेंजीन की ऑक्सीडेशन में जो है वो मैलिक एसिड जो है वो बनता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व। तो जाहिर बात है उसमें हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, वो बॉन्ड ब्रेक होती है और हमारा हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। अच्छा, चूज़ अ फॉलोइंग कैटलिस्ट विच इज़ यूज फॉर द पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन टू फॉर्म ट्रांस अल्कीन। अब इसको हम देख लेते हैं क्या है कह रहे हैं इसके अंदर ये कह रहे हैं, देखें ये हमारे पास अल्काइन है। ठीक है, इस अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, और पार्शियल का मतलब ये है कि हमने इसके अंदर सिर्फ 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पहली तो ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये दूसरी और ये तीसरी, तो इसमें हमने सिर्फ जो है पार्शियल करनी है। पार्शियल का मतलब इस रिएक्शन को डबल बॉन्ड तक स्टॉप कर देना है, वरना ये रिएक्शन आगे भी चला जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाती है अगर हम रिएजेंट को चेंज करें। तो अब हमेशा याद रखें, अगर जब भी हमने पार्शियल हाइड्रोजनेशन करनी है यानी रिएक्शन को डबल बॉन्ड तक रोकना है, तो अगर हम लेड और मरकरी सल्फेट यूज़ करेंगे या क्यूनिन की मौजूदगी में, और सोडियम और लिक्विड -33 सेंटीग्रेड के ऊपर नोट करेंगे ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये कंट्रोल हाइड्रोजनेशन कहलाएगी। तो अब याद रखें, अगर हमारे पास ये लेड सल्फ या मरकरी सल्फेट है तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा। तो अगर हम लेड या मरकरी सल्फेट रह रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिस बनेगा। तो सिस बनाने के लिए हमें लेड मरकरी सल्फेट चाहिए होता है, और सिस का मतलब यानी ये दोनों सी जो हैं ये दोनों के दोनों सी सेम साइड पर आके अटैच हो जाएं। लेकिन अगर आपने जो है वो ट्रांस को बनाना है तो आपको सोडियम लिक्विड ये आपको लेना होगा, और इस तरह करके ये आपका जो है वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रांस बनाने के लिए अमोनिया चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम लिक्विड, और सिस बनाने के लिए आपको लेड और मरकरी सल्फेट क्यूनिन की मौजूदगी में चाहिए। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सल्फोनेटेड मोस्ट ईजिली। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो आपका सल्फोनेट हो जाएगा। अब इसमें याद रखें कि सपोज़ आप बेंजीन की नाइट्रेशन करवाते हैं, सल्फोनेशन कराते हैं सिर्फ बेंजीन की। अब सपोज़ आप क्या करते हैं, नाइट्रेशन कराई, सल्फोनेशन कराई, वो ड्यूरेशन 5 मिनट में उसकी जो है वो जैसे ये एनिलीन है, जैसे ये बेंजीन है, कहेंगे ये सिंपल एक कंपाउंड ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम बेंजीन। ये बेंजीन है, बेंजीन की आप सल्फोनेशन करा रहे हैं सपोज़, ठीक है, और ये सल्फोनेशन आप करा रहे हैं और ये 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यही सल्फोनेशन करवाते हैं, कैसे कि यहाँ पर पहले से कोई एक इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है, ये इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है। अब सवाल ये है कि पहले जो सल्फोनेशन सिर्फ बेंजीन के ऊपर 5 मिनट के ऊपर हो रही थी, अब ये जो सल्फोनेशन है, ये सल्फोनेशन 5 मिनट से ज़्यादा में होगी या कम में होगी। अगर कम में हुई तो इसका मतलब ये इस ग्रुप ने क्या किया है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दिया है। और अगर ये सल्फोनेशन जो है वो आपकी 5 मिनट से ज़्यादा हुई तो फिर आप कहेंगे कि ये जो सल्फोनेशन है, ये जो ग्रुप है, इसने इसके को जो है वो रिएक्टिविटी को कम कर दिया। तो अब हमेशा इसका रूल याद रख लें कि जो भी हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से होता ये है कि इनके जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स होते हैं वो एक्टिवेटिंग होते हैं, मतलब वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो अब इसमें बोला गया टॉलिन। अब देखें बेंजीन की तो स्पीड वैसे कम है, क्लोरोबेंजीन, टॉलिन और एनिलीन। अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखी है, जो हैलोजेंस होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं, क्योंकि हैलोजन पे भी नेगेटिव होता है। तो इसको आपने याद रखना है कि हैलोजन जब भी होगा वो जो है वो स्पीड को कम कर देगा। अब बाकी रह गया टॉलिन और एनिलीन, ठीक है। अब एनिलीन में आप देख लें, एनिलीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आपका जो है वो नाइट्रोजन है, और टॉलिन में देख लें ये कार्बन है। तो कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ये जो एनिलीन है ये भी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, लेकिन इन दोनों के मुकाबले में जो एनिलीन है वो इसकी रिएक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो जवाब है वो है हमारा एनिलीन है। अच्छा, इसमें अब सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब याद रखें भाई, जैसे न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन ये होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर होते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। सल्फ़र है, सल्फ़र के पास लोन पेयर है तो ये भी एक्ट करेगा। अब बोरॉन जो है, बोरॉन का एक ऑर्बिटल खाली होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो आपको नज़र आएगा कि बोरॉन का ऑर्बिटल खाली है। तो जहाँ कहीं भी ऑर्बिटल खाली है तो वो आपका इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर यूज़ कर रहा होता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल इनके अंदर मौजूद होता है। तो इसका जवाब है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बिहेव एज एसिड टू। अब इसमें आपने याद रखना है कि 2 किस्म के कंपाउंड होते हैं, एक होता है अल्केन और 3 होते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन में तो कोई एसिडिक करैक्टर नहीं होता, जबकि अल्कीन और अल्काइन में जो अल्कीन होता है उसमें भी कोई एसिडिक करैक्टर मौजूद नहीं होता। लेकिन जो अल्काइन होता है, ये जो अल्काइन है, अल्काइन के अंदर वो अल्काइन एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं उनके पास जो आपके टर्मिनल पे मौजूद, सबसे कोने पे मौजूद होते हैं। अब ये 2 अल्काइन है, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, ना इसके पास कोई हाइड्रोजन है। तो टर्मिनल, अब जब भी आप जो है वो एसिडिक की बात करेंगे किसी कंपाउंड की, और जहाँ कहीं अल्कीन अल्काइन आपको नज़र आ जाए तो हमेशा याद रखें जो टर्मिनल पर है, कोने पर हो। जैसे अगर ये अगर ऐसे आ जाता है CH3 और C, तो अब इसमें दोनों के दोनों एसिडिक हैं, ठीक है। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद इसका मतलब ये जो हमारा डी है, डी ऑप्शन हमारा जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं क्या है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, व्हेन अनसिमेट्रिक ओलेफिन, इसकी हम जो है वो हाइड्रेशन कराएंगे। तो हाइड्रेशन में होता है कि H लगता है और OH लगता है। अब इसमें देख लें कि जो है वो एडिशन हो रही है इसके अंदर। तो यहाँ अब आप देख लीजिए कि
यहाँ पर आप देख लीजिए ये कंपाउंड ऐसे है। अब सवाल ये है कि जब भी हम करवाते हैं तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है पॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या होगा नेगेटिव। अब यहाँ पर देखें सिंपल सा हाइड्रोजन वहाँ पर जाकर ऐड होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो जो हाइड्रोजन जो है यहाँ जाके अटैच होगा और OH जो है वो इधर। और सिंपल सा रूल ये है कि आपका जो भी नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन पे जाता है जहाँ पर आपके पास जो है क्या हो, जहाँ पर आपके हाइड्रोजन एटम की तादाद कम हो। तो ये O जो लगेगा ना वो सेकंड पोजीशन पर लगेगा, तो इसका मतलब ये 2 ब्यूटेन 2 ओल बनाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लें, इसका नाम देख लें 1 2 3 4 3 मिथाइल और ब्यूटेनॉल कौन सी पोजीशन पर है 2 पर है, तो 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। तो ये इसका जवाब है। ठीक है, ये हो गया 15। इसके बाद ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज़ एग्जिबिटेड बाय, सबसे पहले याद रखें इसका शॉर्टकट सिंपल सा ये है कि हमेशा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जब भी एग्जिबिट करेगा ना, एक तो अल्कीन्स में वो एग्जिबिट करेगा या साइक्लो अल्कीन में, और वो भी उनमें करेगा जिनके अंदर पोजीशन 1 वाली पोजीशन पे तो एग्जिट कर, यानी जैसे लिखा 1 पेंटीन लगा हुआ है तो 1 पेंटीन वाले पे तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 1 ब्यूटीन लिखा हुआ है तो 1 ब्यूटीन वाले पे भी पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा जब भी एग्जिबिट करता है तो सेकंड पोजीशन वाले पे हो तो वहाँ आपका ये एग्जिबिट करता है। ठीक है, यहाँ तक बात। तो ये यहाँ पर हमारा जो है वो 2 पेंटीन जो है वो ज्योमेट्रिक जो वो है उसको एग्जिबिट करता है। अब इसमें अब देखिए यहाँ पर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में कंडीशन है, जैसे हम ना 1 पेंटीन, तो इसकी कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर और यहाँ पर 2 डिफरेंट ग्रुप हो, और यहाँ पर भी क्या हो आपके 2 डिफरेंट ग्रुप जो हैं वो यहाँ पर अटैच हो। ठीक है, अब आप अगर 1 पेंटीन पर देखते हैं तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, बाकी ये कार्बन है। तो देखें पहले ही 2 हाइड्रोजन आके अटैच हो गए, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इसमें देख लें यहाँ पर, अब इसका जो है वो 17 है। इस 17 में देख लें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट डज़ नॉट अंडरगो पॉलीमराइजेशन। अब इसमें कह रहा है कि ये एक अल्कीन है, अल्कीन नहीं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि जो अल्कीन्स होते हैं वो पॉलीमराइजेशन शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन तो नहीं, ये कंपाउंड अल्कीन्स तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता अल्कीन इसलिए नहीं हो सकता, अल्कीन पॉलीमराइजेशन शो करता है। ठीक है, अब पूछा अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। अब आपको पता है पॉलीमराइजेशन ना अल्कीन शो करता है और ना ही जो है वो अल्कीन शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप आ जाएँ, इट डज़ नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब आपको पता है अल्कीन जो है, अल्कीन तो एडिशन शो करता है, अल्कीन कभी भी जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। अब लिखा हुआ इट डज़ नॉट गो अंडरगो सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता। तो आपको पता है अल्कीन सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करते, अल्काइन शो करता है लेकिन अल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। इट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड कलर ऑफ द केमिनोफोर इज डिस्चार्ज। अब आपको पता है अल्काइन जो हैं वो केमिनोफोर के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं और उनका कलर जो है वो आपका डीकलराइज हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो अल्काइन होगा। ये कैसे पता लगा कि या तो वो पॉलीमराइजेशन कर रहा है, ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन अल्कीन जो है पॉलीमराइजेशन करता है, और फ्री रेडिकल और सब्स्टिट्यूशन भी, तो ये इसमें अल्काइन हमारा आंसर है। कन्वर्जन ऑफ अनहेक्सेन इनटू बेंजीन। अब इसमें होता है ये कि अनहेक्सेन में ये स्ट्रेट चेन होता है और स्ट्रेट चेन के बाद ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम जो है वो इसको हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसके अंदर एरोमेटाइजेशन हो रही है। यानी अगर कभी कोई स्ट्रेट चेन बेंजीन रिंग के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो एरोमेटाइजेशन है। ठीक है, इसके बाद बेंजीन कैन नॉट गो। अब बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन भी होती है, बेंजीन की ऑक्सीडेशन भी होती है, बेंजीन की एडिशन भी होती है। बेंजीन जो शो नहीं करता वो एलिमिनेशन शो नहीं करता। ठीक है, अब इसके बाद है आइसोमर और सब्सटेंस मस्ट हैव। तो सबसे पहली चीज़ है कि उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सेम होना चाहिए। बेसिक कंडीशन ये है।
ठीक है, ये आपको समझ में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंस इज आइसोमर, कौन कौन से जो पेयर हैं वो आइसोमर हैं। अब आइसोमर बनाने के लिए जो पहली जो हमारी कंडीशन है वो सबसे पहली कंडीशन ही यही है कि वहाँ पर जो है वो मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए। अब इसमें जो पहला कंपाउंड है, ये मैंने इसको पहले ही ड्रॉ कर दिया ताकि हमारा टाइम बच सके। इसमें देखें पहले लिखा हुआ इथाइल बेंजीन, यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ, इथाइल बेंजीन और 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया इथाइल बेंजीन और ये हो गया हमारा 3,3 डाइमिथाइल और वो 1 2 3 4 5 पेंटेन। तो अब जाहिर बात है इसमें 8 कार्बन इस साथ है, तो ये आइसोमर नहीं हो सकते। इसी तरह से बी हमारे पास है, बी में है 2 पेंटानॉल और 3 ब्यूटानॉल, 2 पेंटानॉल और 3 ब्यूटानॉल। तो ये हमने बनाया तो हमें नज़र आएगा ये इसमें C5H12 और C5H10 है, तो ये भी आइसोमर हमारा नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने बोला गया था कि प्रोपाइल एथेनोएट और मिथाइल प्रोपेनोएट। तो यहाँ भी आपको नज़र आएगा कि जो आपके पास इथाइल एथेनोएट है, इसमें जो है वो 5 कार्बन है, इसमें जो है वो आपके 4 कार्बन, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद डी हमारे पास था कि साइक्लोपेंटानॉल और पेंटानॉल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लें साइक्लोपेंटानॉल में देख लें, ये साइक्लोपेंटानॉल है, साइक्ल, और ये 5 हैं और 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। और इसी तरह से 2 पेंटानॉल में भी 5 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। तो यहाँ से हमें नज़र आया कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, हमारे आइसोमर्स हैं, ठीक है। द कंपाउंड विच इज़ नॉट आइसोमेरिक विद डाईमिथाइल इज़, अब याद रखें डाई इथाइल ईथर के साथ कौन सा आइसोमर नहीं है, ये पूछा गया है। तो पहला बोला गया था उन्होंने ब्यूटेनॉन, पहला बोला गया कौन सा नहीं है, तो ब्यूटेनॉन, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल और नन ऑफ दिस। अब इसमें याद रखिएगा कि भाई डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर का मतलब ये है कि उसमें 4 कार्बन है, ठीक है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो इसमें आप देख लें 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3, इसमें भी 4 कार्बन है। अब कौन सा नहीं है, तो आप सिंपल सा इसके जो है वो काउंट कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि आपका ईथर जो है वो हमेशा जो है वो आमतौर पर जो है वो अल्कोहल के साथ जो है वो आइसोमेरिज्म को शो करता है। तो अब इसमें आपने सिंपल सी एक चीज़ देखनी है, वो ये चीज़ देखनी है कि जो है यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास है वो किसका सेम है। तो आप ज़रा काउंट करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है वो 1 2 3 4 कार्बन हो गए और जो है वो 5 और 5 10 हो गए, 10 और ये, तो इसमें देख लें यहाँ 5 है, ठीक है। और जो है यहाँ पर अब तो इसमें अब आप देख लें कि यहाँ पर जो है वो बताइए, अब सिंपल सा ये है कि भाई इथर जो है हमेशा अल्कोहल के साथ शो करते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। और इसमें आप देख लें, यहाँ पर देख लें 3 और 3 6 और 3 और 3 9 और ये हो गए 10, ये 10 हो गए। तो यहाँ पर आपका C5 और H10 और O हो गया, ठीक है। तो इसके साथ भी है और इसके साथ देखेंगे, ठीक है, नहीं सॉरी 4 है यहाँ पर, और जब इसके साथ देखेंगे तो यहाँ पर भी C4 H10 और O है, इन दोनों के साथ। तो सवाल पूछा किसके साथ नहीं है, तो आपको पता है ये जो है हमेशा जो कीटोन होते हैं उनके साथ ही आइसोमेरिक शो नहीं करता, ठीक है सर। ये हमने जो है वो MCQs किए हैं। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट चैप्टर्स के भी इंशाल्लाह हम इनको करेंगे।